Hello, everybody. Welcome to your Education Hub. So, this is Chapter 3 of Sales of Goods Act. Last class में हमने complete किया था Chapter 2, which is Conditions and Warranties. So, this is the first part of Chapter 3, which is Transfer of Property Ownership in Goods. Let's start the chapter. Meaning of Transfer of Property. Transfer means सामान किसी को देना या किसी से लेना. और प्रॉपर्टी मीन्स कोई सामान. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब ही प्रॉपर्टी होता है और प्रॉपर्टी का मतलब ही ओनरशिप होता है. सो वी कैन से प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ओनरशिप ऑफ अ गुड. ठीक है. फ्रॉम द सेलर टू द बायर विच ट्रांसफर्स एन ओनरशिप इन द बायर. अब क्या होगा, एक सेलर होगा और एक बायर होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेलर इज ए एंड बायर इज बी. तो जब सामान ए से बी के पास जाएगा सो दैट वुड बी टर्म्ड एज ट्रांसफर. और जो सामान होगा वो उसकी प्रॉपर्टी या उसकी ओनरशिप होगी. तो सेलर से बायर के पास जाता है. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. नाउ हियर आर टू टर्म्स. फर्स्ट वन इज पोजेशन एंड सेकेंड इज ओनरशिप. अब आप खुद बताओ, जब हम किसी चीज के ओनर होते हैं हमारे पास राइट होता है, हम उस चीज का जो जो मर्जी कर सकते हैं. हम उसको किसी को बेच सकते हैं, हम किसी को दान दे सकते हैं, हम उसको चीज को तोड़ सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं उस चीज के साथ. बट ऑन द अदर हैंड पोजेशन क्या होता है? पोजेशन मीन्स हमारे पास वो सामान तो है बट हमारे पास राइट नहीं है. इन द ओनरशिप वी हैव गुड and also we have right to use the good anyhow. But in the possession we have the good but we do not have right on it. ठीक है जी. A person may be in the possession of the goods but he may not be the owner of the goods. Now I'll give you example of this. For example, मेरे पास एक कार है, मैं उस कार की ओनर हूँ. मतलब मैं उस कार के साथ जो मर्जी कर सकती हूँ. मैं उस कार को बेच सकती हूँ, किसी को दे सकती हूँ, किसी मतलब उस कार का कोई भी पार्ट डैमेज कर सकती हूँ, कोई भी पार्ट रिपेयर कर सकती हूँ. आई कैन डू एनी थिंग विद दैट कार. अब मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, उसने मेरे को बोला कि मेरे को ये कार 2 दिन के लिए चाहिए. मैंने कहा ठीक है तो ले जा. अब वो कार उसके पास है, वो गुड उसके पास है बट उसके पास राइट नहीं है. वो मेरी कार को ना किसी और को सेल कर सकता है, ना किसी को दे सकता है, ना उसको कुछ भी कर सकता है. बाय चांस खराब हो कि वो बात अलग है बट वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता उस कार के साथ. सो दैट पर्सन हैज द पोजेशन बट ही इज नॉट द ओनर. ओनर मैं ही हूँ. एंड इन केस उससे वो चीज़ खराब हो जाती है, उससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है या कार कुछ डैमेज हो जाती है, तो उसका बिल वो नहीं भरेगा, वो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी बिकॉज आई एम द ओनर. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल एन एजेंट, अ सर्वेंट, अ हायर परचेज और अ बेली मे नॉट बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड बट नन ऑफ देम इज द ओनर ऑफ द गुड. Because the property in the goods does not vest in them and each one of them holds the good for the principal, master, hire seller or bailor respectively. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है, मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है. मैंने उस ड्राइवर को बोला कि भैया आप ये कार लेके जाओ और मेरे को ये सामान लेके दे दो प्लीज. तो नाउ व्हाट ही विल डू कि उसके पास पोजेशन है, वो कार है बट उसके पास किसी चीज का राइट नहीं है. उस कार को वो कुछ कर नहीं सकता, किसी और को दे नहीं सकता. राइट. आई होप यू गेट माई पॉइंट. देयर कैन बी द केस दैट द बायर इज हैविंग द ओनरशिप. बायर इज हैविंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स बट द सेलर इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स even after the sale of the goods. This is one statement. And a buyer may have the possession of the goods but the ownership is still lying with the seller. This is another statement. अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दो स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है. पहली स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि जो बायर है, बायर के पास ओनरशिप है और जो सेलर है, सेलर के पास पोजेशन है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है? बायर के पास
पोजेशन है, सॉरी, और सेलर के पास ओनरशिप है। अब मैं आपको समझाती हूँ दो केसेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी ए एंड दिस इज समवन बी एंड दिस इज माई फ्रेंड सी। ए सेलर है, बी बायर है और सी है जो फ्रेंड है। किसका? ए का। ठीक है। सो अब पहले केस में क्या होगा? जो बायर है वो ओनर है और सेलर के पास पोजेशन है। अब हम देखते हैं ये सेलर और बायर वाली चीज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मैंने कार दे दी बी को। हम ना इसमें फ्रेंड वाला भी केस रहने देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बायर और सेलर के बीच में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कार बेच दी बी को, सेल इज डन। अब उसके बाद क्या हो गया? बायर जो है वो ओनर बन गया, बट ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अभी भी उस चीज की पोजीशन हो। मतलब मैंने कार सेल तो कर दी, बट मैंने उनको बोला कि इसमें ना कुछ थोड़े से डैमेजेस रिपेयर करवाने वाले हैं, मैं वो करवा के देती हूँ। ठीक है, तो अभी भी कार मेरे पास है, मतलब पोजेशन मेरे पास है। या सेकंड केस ये भी हो सकता है कि बायर के पास पोजेशन हो बट ओनरशिप अभी भी सेलर के पास हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे या हायर परचेज पे कार ली थी। ठीक है, बी ने इंस्टॉलमेंट्स या हायर परचेज पे कार ली थी। अब इंस्टॉलमेंट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, पर बी के पास कार है एंड वो अभी उसको यूज कर रहा है, बट ओनरशिप ए के पास ही है जब तक सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन फर्स्ट केस जहाँ पे सेल हो चुकी है, वहां पे अभी कुछ डैमेजेस रिपेयर करवाने वाले रहते हैं या कुछ इशू है, तो बायर ओनर है बट सामान अभी ए के पास है। बट इन सेकंड केस, जस्ट बिकॉज वो भी इंस्टॉलमेंट्स में और अभी सेल नहीं हुई, सो पोजेशन इज विद बी बट ओनर इज स्टिल ए, विच इज सेलर। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अब हम जो भी सेल परचेज करते हैं, हम एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, बट इन केस कई केसेस होते हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं होता। उस केस में ट्रांसफर कैसे होगी? फर्स्ट इज रिस्क प्राइमा फेशिया पासिस विद द ओनरशिप। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कार है और मैंने अपनी कार बी को बेच दी, सेल कंप्लीट होगी, बायर के पास जिसने मेरे से कार खरीदी है उसके पास पोजेशन भी है, वो सामान भी, और उसके पास राइट भी चले जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये। रिस्क प्राइमा फेसी विद द ओनरशिप। अब क्योंकि उसके पास ओनरशिप भी है, उसके पास पोजेशन भी है, तो सारा रिस्क उस पे चला जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैंने जो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस देखा था कि अभी पोजेशन सेलर के पास ही है, इन दैट केस ऑल्सो कि बी को ही रिस्क बेयर करना पड़ेगा बिकॉज ही इज द ओनर। Let's read it. Section 26 states, unless and otherwise agreed, the goods remain at the seller risk until the property is therein transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at buyer risk where the delivery has been made or not. Physical possession is not relevant in this case. The owner who will bear the risk. अब मैंने जैसे आपको बताया कि चाहे अभी पोजेशन जिसके पास मर्जी हो, चाहे वो पोजेशन अभी सेलर के पास ही क्यों ना हो, बट अगर सेल हो चुकी है और बी उसका ओनर बन चुका है, तो जो भी रिस्क होगा वो बी ही बेयर करेगा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर सामान किसके पास है। लेट्स रीड द एग्जांपल। In a sale by auction, Mr. A bids 5,000 for a painting. After the bid, painting is broken by accident. If it breaks before the fall of the hammer, the loss would be of seller. If afterwards, it falls on Mr. A. अब एक बिड हुई, एक ऑक्शन हुई, उसमें जो मिस्टर ए था, मिस्टर ए इज बायर जो सामान परचेज करेगा। मिस्टर ए ने बिड की 5,000 की,
अब फॉल ऑफ हैमर हो गया, पेंटिंग उसकी होगी। अब अगर बाई चांस सामान टूट गया तो मिस्टर ए ही बेयर करेगा, नो मैटर उसके पास अभी पेंटिंग आई है या अभी पेंटिंग नहीं आई, या अभी पैसे उसने दिए हैं या नहीं दिए। फॉल ऑफ हैमर इज डन मीन्स द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू मिस्टर ए। Next point, against the action against the third party. It is the owner of the goods who can take action against the third parties after the sale buyer becomes the owner. In the case of damage, अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, जो हमने सारी बातें ऊपर की कि जब सामान जिसके पास होगा वो उसका ओनर हो जाएगा। सामान हो या ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर सेल होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तो सामान जिसके पास होगा वो ओनर हो जाएगा। In the case of any damage made by the third parties, buyer can take action. अब अगर कोई बाई चांस बीच में थर्ड पार्टी आ गई और उससे सामान टूट गया तो एक्शन जो ओनर होगा वो देखेगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना। If after the sale seller refuses to deliver the goods or the resold the goods, buyer can bring action for forcing the delivery or he can recover the goods from such third persons. अगर अब इन केस जो सेलर था उसने मना कर दिया कि इसमें सामान नहीं दूंगा, तो बायर के पास ओन राइट है, बायर उसको फोर्सफुली सामान उससे ले लेगा, बिकॉज नाउ ही इज द ओनर। Seller's right for price. The seller can sue for the price only after the property in the goods passes to the buyer. अब जब सेल हो जाएगी तभी वो सेलर है वो स्यू कर सकता है बायर को अपना प्राइस लेने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवाला निकल जाना, मीन्स पैसे ना होना। इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर, अब इसमें भी दो केस है। पहला, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, एंड द नेक्स्ट केस इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब उन्होंने कहा इफ आफ्टर और बिफोर, आफ्टर द सेल एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मीन्स सेल हो चुकी है बट अभी पोजेशन जो है वो नहीं आई बायर के पास। ठीक है ना, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल इज डन, ओनर वो बन चुका है बट सामान उसके पास अभी नहीं आया। सेलर बिकम्स insolvent, the official assignee cannot take over the possession of the such goods. Similarly, if the buyer becomes insolvent, अगर buyer insolvent हो गया before getting the ownership in the goods, his official assignee cannot take over the possession of the goods. First case में seller नहीं take over कर सकता था और second case में जो बायर है वो नहीं टेक ओवर कर सकता, बिकॉज बायर के पास अब है ही नहीं पैसे, तो वो गुड्स कैसे ले सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारा रीड करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर के केसेस क्या क्या हो सकते हैं।